हेलो गाइज, वेलकम टू एन की क्रैश कोर्स। गाइज, इस वीडियो सेशन में मैं आज हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि रिपीट हों। तो गाइज, शुरू से एंड तक इस वीडियो को बनी रहेगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है। देखो, हमारा 0 सेंटीग्रेड, हमारा शून्य है और ये किसके कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था किस में होती है, द्रव में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु मतलब यह है कि जब पानी हमारा बर्फ में बदलता है तो वो कौन सी बिंदु बदलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बदलता है, लेकिन अगर हम ये फ़ारेनहाइट में है चार ऑब्जेक्टिव, तो हम यदि फ़ारेनहाइट में देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। परम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परम शून्य ताप को दर्शाता है। देखो, परम शून्य ताप वो ताप होता है जिससे नीचे टेम्परेचर संभव ही नहीं है, किसी वस्तु का टेम्परेचर संभव नहीं, वो परम शून्य ताप है। तो वैज्ञानिकों ने माना कि -273.15 एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है जिसके नीचे किसी वस्तु का ताप संभव नहीं है। तो -273 का मतलब होता है कि ये 273 से कम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ए देखो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कम तापमान युक्त वस्तुएं। तो ऑप्शन ए देखो, कम तापमान के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। देखो, पानी के कुछ अपने विशेष गुण होते हैं। देखो, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे की अगर हम बात करें तो आयतन अधिकतम होता है, घनत्व कम होता है। और यदि हम 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात करें तो पानी का जो आयतन होता है वो कम होता है, घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो 273 के होता है। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही सी है। अगला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। केल्विन पर, जीन पीरियर क्रिस्टिन पर, मार्किन स्टोमर पर, या एंगर सेल्सियस। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। मतलब यह है कि वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हमारे सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही टेम्परेचर दिखाएगा। तो वो हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल हमारा ये है, हमारे सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। तो देखो, हमने क्या किया कि सी जो है, सी यानी सेल्सियस, सेल्सियस पे हमने -40 डिग्री सेल्सियस रखा। उसको फ़ारेनहाइट पैमाने पर हमने देखा कि कितना आएगा अगर हम सी सेल्सियस पे -40 रखते हैं। इस फार्मूला जो फार्मूला है देखो, इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व किया तो 180 हम इधर ले गए और हमने ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। तो ये -72 और ये हम 32 जो है वो इधर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारा जो आया -40 आया, यानी फ़ारेनहाइट पर भी हमारा -40 आया। तो इससे प्रूफ होता है कि -40 डिग्री सेल्सियस एक इतना टेम्परेचर है कि सेल्सियस पैमाने पर भी उतना ही टेम्परेचर दिखाता है जितना कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो हमारा ऑप्शन सी इसलिए सही था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस, केल्विन। तो देखो, फ़ारेनहाइट और केल्विन और सेल्सियस तीनों ही जो टेम्परेचर के हमारे अपने मात्रक होते हैं, ठीक है। केवल पास्कल है जो दाब का मात्रक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आएगा। गाइस, वीडियो को पॉज करके तुम आप खुद से भी ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, क्योंकि यदि हम खुद से ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा ध्यान रहती हैं। तो खुद से ही वीडियो पॉज करके ऑब्जेक्टिव लगाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस तापमान पर पानी, तरल, ठोस, द्रव तीनों दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। कौन कौन सी में, तरल और ठोस में। तो इसका आंसर हो जाएगा
0 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदल जाता है, पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है, लेकिन यदि हम उसको कुछ दाब पर रखा जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तरल में रह सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, बर्फ़ का गलनांक बिंदु है। तो गलनांक बिंदु क्या होता है? गलनांक बिंदु वो बिंदु होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। तो देखो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो द्रव में बदलने लगती है। और ये जो चारों ऑब्जेक्ट है वो हमारे केल्विन पैमाने में दिखाए गए हैं। तो हमारा फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि हमारे जो 273 है वो हमारे 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा क्या, कितना घटाना होगा, जोड़ना होगा, या 273 से विभाजित करना होगा, या 273 से गुणा करना होगा। तो आप फिर से फॉर्मूले पर जरा डालिए कि हमारा जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो इसके बराबर है। तो इसमें देखते हैं कि हमने जो -273 है ये घटाया है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घन वस्तु में ऊष्मा का चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता? सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो घनता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सामग्री का आयाम भी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी। ये तीनों ही हमारे स्वचालन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। लेकिन एक घर्षण है जिस पर निर्भर नहीं करता, तो ऑब्जेक्टिव सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, या पहले घटता है तब बढ़ता है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में होता है, बर्फ़ का आयतन सबसे ज़्यादा होता है लेकिन घनत्व सबसे कम होता है। तो हमारा जब जब बर्फ़ पानी में बदलेगी तो उसका आयतन जो होगा घटना स्टार्ट होगा। तो पहले तो 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, लेकिन उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो बढ़ना स्टार्ट होता है। पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम आयतन होता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव डी है बिल्कुल सही है कि पहले तो घटता है तब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ऊष्मा जो होता है हमेशा उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर प्रवाह होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है कि उनके अपने अपने तापमान पर, जिसका तापमान ज़्यादा होगा और जिसका तापमान कम होगा, कम उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा। अगला क्वेश्चन है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप का जलना अत्यधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप एक प्रकार से गैस है तथा कार्य को शीघ्रतापूर्ण निगमन करती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो देखो भाप में अपनी एक गुप्त ऊष्मा होती है, इसके कारण क्या होता है, हमें वो ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो देखो ऊष्मा चालन की 3 विधि होती हैं, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा। तो हमारा चालन जो विधि है वो ठोसों में होती है, और संवहन द्रव एवं गैस दोनों में होती है, और हमारा जो विकिरण होता है वो ओनली गैसों में होता है। तो मैंने बताया कि संवहन है वो द्रव और गैस दोनों में होती है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो, काला और मिश्रण हो, या सफ़ेद और खुरदरा हो, सफ़ेद और मिश्रण हो। तो देखो आपने महसूस किया होगा कि आप कोई भी व्यक्ति गर्मी में सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनना पसंद करता है और जाड़ों में रंगीन। क्यों? क्योंकि जो हमारे रंगीन जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करते हैं। हमारे जो सफ़ेद होता है वो ऊष्मा का कम अवशोषण करता है, और ब्लैक है वो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। और यदि ब्लैक खुरदरा है तो और ज़्यादा अवशोषण करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो हमारी जो आर्द्रता है वो हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी के पाइपों का संकुचन के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि बर्फ़ का जो आयतन है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब बर्फ़ का आयतन बढ़ेगा तो मतलब वो फैलेगा फैलेगा तो हमारा जो बर्फ़ का आयतन है वो हमारे पानी के आयतन से हमेशा ज़्यादा होता है, पर घनत्व कम होता है।
तो जैसे ही उसका आयतन बढ़ेगा तो पानी फैलेगा, जब पानी फैलेगा तो उसको वो हमारे पाइप फट जाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के पैमाने पर वही होता है। मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है, मैंने उसको बताया था, प्रूफ भी करके दिखाया था। तो ये ऑब्जेक्टिव भी हमारा -40 डिग्री बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डीजल कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। देखो, हम पंखा चलाते हैं या कूलर चलाते हैं तो हम कूलर में पानी डालते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि पानी जब हमारा कूलर कुछ टाइम चल जाता है तो हमारा जो पानी होता है वो फिनिश हो जाता है। तो फिनिश कहाँ होकर जाता है, वो पानी जो होता है वो फिनिश हुआ, वो कहाँ गया, क्योंकि हमारे कूलर के अंदर वो बाष्पीकरण होता है पानी का, तो इसके कारण वो पानी फिनिश हो जाता है। तो बाष्पीकरण के कारण जो हमारी जो हवा होती है वो थोड़ी सी कूल हो जाती है, वो हमारे शरीर को लगती है। ठीक है, तो इस कारण हमें लगता है कि कूलर जो हमें ठंडी हवा दे रहा है। तो इसका जो मेन कारण है बाष्पीकरण है, यानी बाष्पन शीतलन। इसका ऑब्जेक्टिव सी बिल्कुल सही है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, या हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, हवा की संभागता बढ़ जाती है। तो इसका भी कारण बाष्पीकरण होता है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर को हवा लगती है, पसीने का बाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। इसके कारण हमारा जो क्या होता है, हमें ठंडक यानी आराम महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम उसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से बहुत अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, या हमारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हैं और इसके दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का सतही क्षेत्र पर बहुत मोटा होता है। तो मेन जो कारण है कि हमारा जो रक्त होता है उसका वायुमंडल के दबाव से बहुत अधिक दबाव डालता है, इसके कारण हमें इसका जो वायुमंडल का दबाव होता है वो महसूस नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों। बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं, रात को गर्मी का विकिरण करते हैं, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो देखो, मेन कारण क्या है, मेन कारण यह है कि हमारी पृथ्वी दिन में सूर्य की जो धूप होती है उससे ऊष्मा अवशोषण कर लेती है, लेकिन जब वो उसका विकिरण करना स्टार्ट करती है तो यदि आसमान में बादल हैं तो आसमान में जो बादल हैं वो हमारे उस विकिरण को परावर्तन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें बादलों वाली रातें ज़्यादा गर्म महसूस होती है। तो ऑब्जेक्टिव ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो ऑब्जेक्टिव बी इसका हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने। संपीड़ित गैस कौन सी होती है, इसका उदाहरण है सीएनजी। संपीड़ित गैस वो गैस होती है जो कुछ बहुत अधिक दाब डालकर उसको गैस से तरल अवस्था में बना लिया जाता है, जैसे एक सीएनजी है। तो ये जब मतलब कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये क्या हो एकदम फैलती है, हवा से हल्की होती है, इस कारण कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करते हैं परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों ही आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ पत्थर का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, या नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो ये प्रैक्टिकल तुम घर पे भी रहकर कर सकते हो। जब भी हम किसी भी पानी भरे बर्तन में यदि बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो उसका जो हमारा जो पॉइंट होता है, मतलब वो स्तर, पानी का स्तर ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, वो वही रहता है। आप इसे घर पे ज़रूर चेक करके देखें। जिसका ऑब्जेक्टिव बी वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेम्परेचर वही रहेगा, मतलब टेम्परेचर नहीं, सॉरी, जो पानी का स्तर है वो वही रहेगा। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।